हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। तो चलिए, काफ़ी सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करना है। पहले तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेलिटी के साथ। अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है? बिल्कुल फ्लैटिश परफॉर्मेंस। बट एक चीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व की कि आज के दिन गैप डाउन देखने को मिला एंड उसके बाद जो प्रीवियस क्लोज था उसके ऊपर आने की कोशिश तो कर रहा है बट सफल नहीं हो पा रहा है। बट ठीक है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं। नैस्डैक की बात करेंगे तो वहाँ पे भी कुछ सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है, मतलब ना तो ज़्यादा तेज़ी ना तो ज़्यादा मंदी। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारे एडीआर कैसे चल रहे हैं। इन्फोसिस का एडीआर ठीक ही है, थोड़ा सा ही ऊपर है, कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं। आईसीआईसीआई बैंक का एडीआर 0.5% नीचे। एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप देख ही सकते हो, कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे गिरावट नहीं। विप्रो का एडीआर भी कुछ वैसा है, थोड़ा सा 0.5% ऊपर। यात्रा ऑनलाइन की बात करते तो 3.5% हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर ले डॉक्टर रेड्डीज की दर गया, यस नियर बाय 1% की तेज़ी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों जोमेटो से रिलेटेड। जोमेटो के ऊपर आज के दिन फोकस था, बिकॉज आपको पता ही है कि यहाँ पे हम लोगों को ब्लॉक डील देखने को यहाँ पे मिली थी। कल के दिन ये खबर हम लोग को देखने को मिला था, काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील होगी। 4771 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा जा चुका है। बट जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कौन से भाव के ऊपर और कितना डिस्काउंट के ऊपर। तो फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पे बताया यहाँ पे जा चुका है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई है नियरली केवल 2% डिस्काउंट के ऊपर ही प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से हम लोग को डिस्काउंट फ्लोर प्राइस की अगर बात करें 258 देखने को मिला था। तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान जिंक का आप लोगों ने देखा होगा एकदम जोरदार गिरा। यहाँ पे कोई ब्लॉक डील तो नहीं थी बट ओएफएस था। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, जो भाव उन्होंने बताया था 486, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से 15% डिस्काउंट पे था। तो इसीलिए वो स्टॉक हम लोग को जोरदार गिरते हुए देखने को मिला था। बात होगी एलएनटी से रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर देखने को मिली एलएनटी के ऊपर। यहाँ पे 2237 करोड़ जीएसटी मांगा गया था। डिमांड नोटिस यहाँ पे रेस की गई थी, तो एलएनटी ने बोला भाई हमने तो जीएसटी पे किया है। डिपार्टमेंट नहीं मांग रहा था तो चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने एलएनटी की बात मान ली है। जो जीएसटी डिमांड यहाँ पे की गई थी उसको उन्होंने खारिज यहाँ पे कर दिया। तो एलएनटी के लिए हम लोग को एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ लेते हैं जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली थी, किस चीज़ के चलते, वही पेटेंट सिक्योर करते हुए देखने को मिल चुका है। माइन डिटेक्शन सिस्टम की बात करें तो डेफिनेटली इस प्रकार की खबरें पॉजिटिव देखने को मिल जाती है। पॉलीकैब की अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन 2-2.25% ऊपर था, तो एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। केईआई इंडस्ट्री की बात करें, ये तो 7.5% के आसपास तेज होते हुए देखने को मिला था। तो क्या अच्छी खबर देखने को मिली और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है यूबीएस। यस दोस्तों, यूबीएस की अगर हम लोग बात करें, जो कि स्विट्जरलैंड की बैंक देखने को मिल जाती है। उनके भी अलग अलग रेटिंग्स रिपोर्ट्स निकलते हैं। तो उन्होंने पॉलीकैब एंड केईआई इंडस्ट्रीज इनसे रिलेटेड जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे बाय का यहाँ पे दे दिया है। टारगेट इनके यहाँ पे बढ़ा दिया है। किसने? यूबीएस की बात करें तो ठीक है। एंड टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो कितना टारगेट उन्होंने यहाँ पे दिया है, तो पॉलीकैब से रिलेटेड उन्होंने 8550 का टारगेट उन्होंने सामने रखा है, जो कि हम कह सकते हैं रफली ऐसा 25 से 28% करंट लेवल से हम लोग को जंप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन? यूबीएस एक्सपेक्ट कर रहा है। केईआई इंडस्ट्री इतना ज़्यादा क्यों तेज़ हुआ पॉलीकैब से ज़्यादा, 7.5% से ज़्यादा? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे यूबीएस की बात करें तो उन्होंने केईआई से रिलेटेड जो अपसाइड है वो 40% एक्सपेक्ट की है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा वो हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। अभी सेंट्रल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो एक खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि यहाँ पे शक्तिकांता दास जी की अगर हम लोग बात करें तो एज अ टॉप सेंट्रल बैंकर करके अगर हम लोग बात करें तो इनका सेकेंड टाइम वो स्ट्रेट वे हम लोगों को यहाँ पे जीतते हुए देखने को मिले। मतलब बेस्ट सेंट्रल बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे अगर गवर्नर के हिसाब से बात करें तो उन्होंने सारी चीज़ों को हैंडल किया है। तो ये सेकंड टाइम, लास्ट टाइम भी उन्हीं को मिला था, ये सेकंड टाइम उनको वापस यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, करेंसी को स्टेबिलिटी के हिसाब से एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट की बात करें, ये 4 पिलर के ऊपर ये डिसीजन लिया जाता है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से रिलेटेड कि कौन से गवर्नर ने अच्छा काम किया है। हम कह सकते हैं शक्तिकांता दास जी का सेकेंड टाइम हम लोग को ये नाम देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो रिलायंस एंड डिज्नी का जो मर्जर से रिलेटेड जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा हम लोग को फंसते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, लिटरली यहाँ पे वार्न करके यहाँ पे रखा हुआ है रिलायंस मर्जर विद द मतलब रिलायंस डिज्नी मर्जर की अगर हम लोग बात करें तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो क्या कर सकता है, हर्ट कर सकता है यहाँ पे राइवल्स को। ऐसे रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है। आप बोलोगे ये सीसीआई क्या होता है, कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है? तो दोस्तों ये वो डिपार्टमेंट है, सरकार के अंडर ही यहाँ पे आ ही जाता है। इसका काम होता है कि मतलब ऐसा कोई भी मर्जर बिर्जर ऐसी डील होनी नहीं चाहिए कि मतलब
उस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपटीशन ही खत्म हो जाए। इनका काम होता है कि कंपटीशन हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बने रहेगा तो ग्राहकों का फायदा होगा। अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि मोनोपोली या फिर डियोपोली क्रिएट हो सकती है, एंड इस चीज़ के चलते ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए सीसीआई हमेशा फोकस बना के रखता है कि कोई भी डील हो, मर्जर हो, इनका अप्रूवल चाहिए होता है। एंड करंट लेवल पे डिज्नी एंड उसी के साथ साथ रिलायंस की बात करें तो बताया जा रहा है कि अगर इनका मर्जर हुआ तो कंपटीशन बाकी राइवल चैनल्स के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, एंड शायद से इस चीज़ के चलते सीसीआई इनको अप्रूवल भी ना दे। तो इसीलिए तो बीच में खबर आई थी कि वो शायद से कुछ चैनल अपने जो भी पोर्टफोलियो में से है वो यहाँ पे हटा सकते हैं, रीजनल चैनल को हटाने की बात हो रही थी। बात हो जाएगी दोस्तों नेक्स्ट इसमें टीसीएस। तो टीसीएस से रिलेटेड एक हम लोग को अपडेट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कौन सा अपडेट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। 4th यहाँ पे टीसीएस ने अपना पे स्टूडियो यहाँ पे लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, किधर, स्वीडन में। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जर्मनी से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो किस चीज़ के चलते ये खबर है जर्मनी से रिलेटेड? तो जर्मनी आप सभी लोगों को पता है ये ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है, यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, एंड इसी चीज़ की चिंता हम लोग को लगातार सताते हुए देखने को मिल रही है कि यहाँ पे लास्ट टाइम भी इनका जो जीडीपी का डेटा था वो माइनस में था। इस वक्त भी अगर डेटा इनका माइनस में आया तो वापस वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी कि जर्मनी रिसेशन में एंटर कर रहा है करके। ठीक है, रिसेशन में कैसे एंटर करते हैं? जब आप लगातार 2 क्वार्टर माइनस में यहाँ पे चले जाते हो तो आपका जो कंट्री का ग्रोथ है, मतलब बोला जाता है नेगेटिव में, मतलब आप रिसेशन में हो करके। रिसेशन से बाहर कैसे आएंगे कि वापस अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर पॉजिटिव अगर ग्रोथ आ गई तो आप रिसेशन में नहीं हो करके। तो ये जो जितने भी डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती नहीं है। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारे इंडिया की बात करें वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ रहता है। आप तो हमारे इधर तो देख सकते 6, 6.5, 7% की बात होती है। तो हमारे इधर रिसेशन का कोई भी खतरा होता नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एथॉस लिमिटेड, आप सभी लोगों को पता है लग्जरी प्रीमियम वॉचेस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है। जब से स्टार्ट हुए तब से लेके अभी तक लिस्टिंग के बाद 350% के रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, 1.6 लाख शेयर्स यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इस कंपनी में अभी यहाँ पे बाय यहाँ पे किए हैं। सो डेफिनेटली एक अच्छी खबर देखने को मिल रही। CWD लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आज के दिन 12-12.25% की तेजी देखने को मिली, और इस तेजी के पीछे का रीज़न है 100 करोड़ का ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है। किन की ओर से? फोन पे की ओर से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर स्टॉक कंपनी देखने को मिल जाती है, 4.5% तेज हुई है। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों इनको ऑर्डर मिले हैं कहाँ से? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ओर से। तो डेफिनेटली जब भी ऑर्डर यहाँ पे मिल जाता है स्टॉक में अच्छे खासी तेजी यूजुअली बनते हुए देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी, आज के दिन यहाँ पे अपर सर्किट लगा। इसके पीछे का रीज़न है RBL बैंक के साथ इनको हम लोग को करार देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको सभी लोगों को पता ही है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स की अगर बात करें तो इसकी भी चर्चा बाजार में चलते हुए देखने को मिले। अभी भी कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हुई है, बट ऑब्वियसली हमेशा हम लोगों ने प्रिकॉशंस यहाँ पे रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो होगा देखा जाएगा करके, वरना रिसेंटली हम लोग देख चुके हैं कोविड जैसे पैंडेमिक से अभी अभी बाहर आए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दुनिया की जितने भी सरकारें इस चीज़ के ऊपर अच्छा खासा फोकस बना के रखी हुई है। सो एमपॉक्स की अगर हम लोग बात करें एंड इनके वैक्सीन की अगर बात करें तो ऑलरेडी 2 कंपनीज हम लोगों ने देख लिया विदेश में जो एमपॉक्स से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिले। जैसे खबर आई थी वो तेजी देखने को मिली थी। देन दोस्तों अभी खबर सामने आते हुए देखने को मिली कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है बट हमारे देश की कंपनी, आप सभी लोगों को पता है आधार पूनावाला इसके जो CEO है। ठीक है, सो इसके फाउंडर भी आपको पता है साइरस पूनावाला है। सो इन्होंने यहाँ पे कहा है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो यहाँ पे एमपॉक्स की वैक्सीन बनाने जा रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते एस्ट्राजेनेका फार्मा इस कंपनी को फोकस में रख सकते हो। अभी ये दोनों कंपनियां डिफरेंट है, बट लास्ट टाइम जब कोविड से रिलेटेड जब कोविशील्ड बनाई थी तो इन दोनों के बीच में करार होते हुए देखने को मिला था। तो क्या इस वक्त कोई एस्ट्राजेन के साथ इनका कोई करार हो गया क्या? कोई अनाउंसमेंट होता है क्या? बस उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो हिंडनबर्ग की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे देश से रिलेटेड तो सेबी, देन अदानी, इससे रिलेटेड तो पुराना तो केस देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग हिंडनबर्ग की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है विदेश में भी इनके काफ़ी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड उन्हीं के कंट्री की अगर हम लोग बात करें अमेरिका से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों को वो टारगेट करते रहते हैं। सो कैल इकैन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इनको भी टारगेट इन्होंने किया था। इनके ऊपर भी रिपोर्ट उन्होंने निकाली थी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कब रिपोर्ट निकाली थी, 2 मई 2023 को। सो उन्होंने यही कहा था कि जो इकैन एंटरप्राइज हम लोग को देखने को मिल रहा है ये कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है, बहुत सारे गड़बड़ी यहाँ पे की जा रही है। ये जो अमीर इंसान जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है ढंग से काम, काफ़ी सारे मतलब आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए थे, आप सभी लोगों को पता ही है। क्योंकि एक गड़बड़ अगर आप करोगे तो आपको और 10 गड़बड़ी करनी पड़ती है उस एक गड़बड़ को छुपाने के लिए, एंड उसी के साथ साथ वो चेन यहाँ पे बनती जाती है। सो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों यहाँ पे एक बात सामने आते हुए देखने को मिले कि कुछ आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए थे। सो इसी से रिलेटेड वो पॉइंट कुछ सच भी साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस वहाँ की जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, उन्होंने भी चार्ज यहाँ पे लगा दिए कार्ल इकैन की अगर बात करें तो, एंड उनके जो
कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है कि उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं किया। जो प्लेज शेयर्स उन्होंने किए थे, तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहता है, वो उन्होंने यहाँ पे फेल यहाँ पे किया है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि उनको यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यहाँ पे उनके ऊपर चार्जेस यहाँ पे लगा दिए हैं। वैसे तो उसके बाद वहाँ पे वापस हिंडनबर्ग का हम लोग को एक अपडेट आते हुए देखने को मिला था कि उन्होंने कहा था कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग सेज कि दे रिमेन शॉर्ट ऑन एकैन एंटरप्राइजेस। सो इस कंपनी को उन्होंने शॉर्ट करके यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। एंड अभी फिलहाल आप देख सकते हैं 2.5% डाउन है, बट इसके पहले अगर आप देखोगे 6 महीने में 26% डाउन था, साल भर में 24% एंड 5 साल की बात करें तो ऑलमोस्ट 77% डाउन। सो हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर जब रिपोर्ट निकाली थी 2023 में, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कोलैप्स देखने को मिला था। एंड हिंडनबर्ग इसी प्रकार से पैसे कमाते आपको पता ही है, शॉर्ट सेलिंग के हिसाब से। और ये कंपनियां उनके ऊपर कोई भी केस यूजुअली करती नहीं है, बिकॉज इन्होंने कुछ गड़बड़ी करके रखती है। ऐसा हिंडनबर्ग का मामला, मतलब कहने का ये मतलब होता है कि अगर ये कल हमारे ऊपर कोई केस करेंगे तो कोर्ट में सारी बातें खुल जाएंगी और ये खुद ही फंस जाएंगे। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं शॉर्ट कर करके ये अच्छा पैसा यहाँ पे कमा लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बीपीसीएल ने जो अनाउंसमेंट किया था 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ की, कि बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है। तो उसी के बाद लगातार हम लोग को 5 दिन में अच्छी खासी तेजी बीपीसीएल में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई आईपीओ आने वाला है क्या सर? तो यस दोस्तों, यहाँ पे डीआरएचपी फाइल करते हुए देखने को मिल चुके हैं। लगभग 4000 करोड़ का आईपीओ जेएसडब्ल्यू सीमेंट का हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। एफएसडीएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, एफएस ने लगभग 1500 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। डीएस की बात करें तो लगभग 2500 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।